इस कहानी के लेखक है सोनिया सैनी। कहते हैं डायन अपना बदला 7 जन्म के बाद भी नहीं भूलती। एक बार जो डायन किसी का घर देख ले उसे छोड़ती नहीं। तकरीबन 70 साल पहले की बात है। पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहने वाले रंजन को पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिला था, इसलिए काम की तलाश में अपने गांव से वो काफ़ी दूर निकल आया था। सर्दियों के कोहरे से ढकी शाम थी। हर तरफ कोहरे ने अपनी पहर जमा ली थी, जिसकी वजह से रंजन अपनी पथरीली रास्तों पर भटक गया था। तभी उसने देखा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बाबा अपनी चिलम फूंक रहे थे। उस रात की साए साए करती सन्नाटे ने किसी इंसान को देखकर रंजन की हिम्मत बढ़ी और वो जाकर बाबा के पास बैठ गया। बाबा रंजन से बोलने लगे, कहाँ वीरानों में भटक रहा है बच्चा, इधर का तो नहीं लगता। रंजन 7 कोस दूर डिबरी गांव से काम की तलाश में निकला था और उसे काम तो नहीं मिला, पर जाते वक्त अंधेरा जरूर हो गया था और वो रास्ता भी भटक गया था। ना उसे आगे की समझ आती थी ना पीछे की। ऊपर से ये ठंड खून जमा देती थी। डर और घबराहट के कारण रंजन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। पहाड़ों पर दिन ढले वीरान रास्तों पर ऐसा निकलना ठीक नहीं होता। बाबा रंजन को पहाड़ की पतली गली पकड़कर गांव की ओर जाने को कहते हैं, क्योंकि गांव में रंजन को मदद मिल सकती थी। हाँ, और उस रास्ते पर कुछ तो था जिससे बाबा इधर उधर देखने को मना भी करते हैं। रंजन को बाबा की बातें और वेशभूषा बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। बाबा की सर से लटकती लंबी जटाएं उनके मुंह को ढके हुए थे। हार कांपती ठंड में उनके शरीर में नाम मात्र ही कपड़े थे और आंखों में इतनी सुर्खी थी कि देखकर कोई भी डर जाए। रंजन को बहुत ठंड लग रही थी, जिससे बाबा रंजन को 2 कस मारने को भी कहते हैं, जिससे रंजन को थोड़ी राहत मिल जाती। रंजन पहले से बहुत घबराया हुआ था। इस समय बाबा की बातें मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया और चिल्लम बाबा के हाथों से लेकर 2 गहरे घस खींच लिए। अपनी बात कहने के बाद बाबा फिर से सर झुकाकर अपनी चिल्लम फूंकने में व्यस्त हो गए। रंजन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बाबा के बताए रास्तों पर चुपचाप चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, पास के जंगल से जंगली जानवरों की ही हू की आवाज़ आती थी। उसके बदन में डर की झुरझुरी सी दौड़ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इतने सुनसान रास्तों में रंजन के पीछे कौन चल रहा था? तभी रंजन को बाबा की बात याद आती है और वो पीछे पलटकर नहीं देखता। रंजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रंजन कुछ समझ पाता उससे पहले उसे उसका नाम सुनाई दिया। रंजन, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गया? अपना नाम सुनकर रंजन चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो उसे ठीक अपने पीछे वही बाबा दिखाई देते हैं। बाबा रंजन को रास्ता पार कराने के लिए अपने पास बुलाते हैं। रंजन को काफ़ी डर लग रहा था और चलने को कहते हैं। रंजन सोच में पड़ जाता है कि अचानक से बाबा यहाँ कैसे आ पहुँचे और उन्हें कैसे पता कि रंजन को डर लग रहा था। रंजन को बाबा की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए रंजन बाबा को नाम में सर हिलाते हुए ना कह दिया। रंजन का कोई ठिकाना नहीं था। वो काम की तलाश में निकला था। पास ही के गांव में वो डेरा जमा लेता और अगली सुबह काम के लिए निकल पड़ता। बाबा रंजन को आगे से दाएं लेने को कहते हैं। पास ही के जंगल में एक बूढ़ी रहती थी जो विश्वास के आदमी को ढूंढ रही थी उसके बंगले की मरम्मत कराने के लिए। बदले में उसे अच्छी रकम भी मिलती। उसकी एक शर्त थी कि वो अपना काम से काम रखे और किसी भी चीज़ को हाथ न लगाए और बूढ़ी से कोई सवाल भी नहीं करना था। बाबा एक और बात को ध्यान में रखने को कहते हैं कि बूढ़ी के पीछे जाने की गलती ना करना। रंजन को बस काम चाहिए था, उसके अलावा बूढ़ी से उसे कोई मतलब नहीं था। रंजन बाबा को धन्यवाद कहते हैं और इतनी रात वहाँ जाना सही रहेगा? बाबा रंजन को जाने को कहते हैं। वो बुढ़िया रात को सोती नहीं थी, वो किसी न किसी का इंतज़ार में बैठे रहती थी। रंजन को बाबा और उसकी बातें बहुत ही रहस्यमय लग रही थी, लेकिन रंजन के पास ना तो रात गुजारने का साधन था और न ही काम का ठिकाना। रंजन काम के लालच पर बाबा के बताए सुनसान रास्तों पर मुड़ गया। कुछ देर बाद उसे सुनसान रास्तों पर एक टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया। बंगले को देखकर लगता था कि यहाँ कोई नहीं रहता। जैसे ही रंजन बंगले के दरवाजे के पास पहुँचता है, वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है
और उसके सामने काले घाघरे चुन्नी से मुंह छुपाई हुई बुढ़िया दिखाई देती है। तभी बुढ़िया रंजन से पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। रंजन बोलने लगा, माई आपको मिस्त्री की ज़रूरत है, मैं काम पूरा कर दूंगा, बस मैं काम की तलाश में आया था। बुढ़िया मान गई, लेकिन बुढ़िया को ज़्यादा काम पर ध्यान देने वाले लोग ज़्यादा पसंद थे, ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले नहीं। बुढ़िया रंजन को उसके सारे काम समझा दी थी। रंजन सारे काम पूरी अच्छी तरीके से समझ गया था। बुढ़ी उसे उसका काम दिखाने अपने बंगले के अंदर ले गई। अंदर का माहौल कुछ अलग था। पूरे घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। जगह जगह छोटे छोटे आईने लटके दिखाई दे रहे थे। उस आईने के पास काले कपड़े पहने हुए अलग आकार की गुड़िया दिखाई दे रही थी। उस सभी गुड़ियों को देखकर रंजन को कुछ अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। काली गुड़ियों के आसपास लाल रंग टपकता दिखाई दे रहा था, जिससे वो बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। इतने अजीबोगरीब सामान देखकर रंजन को कुछ अलग ही महसूस होने लगा था, लेकिन बुढ़िया ने कहा था कोई सवाल नहीं, इसलिए अपनी मन की शंका अपनी मन ही में दबाए बंगले के उस भाग में पहुंच जाता है जहां पर उसे मरम्मत का काम करना था। बुढ़िया ने उसे रात में रुकने के लिए एक कमरा दिखा दिया था और अगले ही दिन से काम शुरू करवा दिया। इस आंगन को खोदकर यहाँ पर एक पक्का कुआं बनवाना था। रंजन इस काम को कर लेता, लेकिन बस थोड़ा मेहनत का काम था और इसके आसपास चारों ओर दीवार बनाकर घेरा भी करना था। रंजन खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो गया था। रंजन दिन भर भी चू की आवाज़ की अपना काम में लगा रहता था। बदले में बुढ़िया उसे दुगनी मजदूरी और 2 टाइम का खाना खिलाती थी। 1 सप्ताह बाद लगभग रंजन का सारा काम कंप्लीट हो गया था और उसे उसका पैसा भी मिल गया था। रंजन डिबरी गांव से था, ये बात बुढ़िया को पहले से ही पता था। तभी रंजन बोल पड़ा, ये आपको कैसे पता। ये बात सुनकर बुढ़िया ने रंजन की तरफ गुस्से से देखा, क्योंकि बुढ़िया बोली थी कोई सवाल नहीं। तभी बुढ़िया रंजन को एक और काम देती है। रंजन के गांव में कोई सज्जन नाम का व्यक्ति रहता था। रंजन उस व्यक्ति को तो नहीं जानता था, लेकिन उसके गांव में एक बहुत ही पुराना दुकान था जो सज्जन सिंह नाम से चलता था। सज्जन सिंह बुढ़िया का कोई दूर का रिश्तेदार था, जिसके पास बुढ़िया का कुछ सामान पहुंचाना था। रंजन को इस काम के बदले कुछ और पैसे मिल रहे थे। तभी रंजन खुशी खुशी बुढ़िया का उस सामान को दुकान तक पहुंचाने के लिए मान जाता है। बुढ़िया ने एक पोटली बांधकर उसे थमाई और कुछ पैसे देकर विदा कर दिया। रंजन ने 1 सप्ताह काम करके बहुत अच्छे धन इकट्ठे कर लिए थे। पोटली लेकर वो सज्जन सिंह के घर पहुंच जाता है। जी, क्या आप ही सज्जन सिंह हो? सज्जन सिंह के लिए यह सामान उसके जानने वाले ने पहुंचाया है। सज्जन सिंह बोल पड़ा, किसने भेजा है और कहां से आए हो? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो 7 कोस दूर काम करने गया था। वहीं एक बुढ़िया मिली जिसने ये सामान आपको देने को कहा। सज्जन सिंह हैरानी से वो पोटली खोलकर देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। तुरंत वो उस पोटली को वापस बांधता है और उसे वो वापस पकड़ा देता है। सज्जन सिंह पोटली देखते ही मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुझे वो वापस देकर आने को कहने लगा। आखिर क्या था उस पोटली पर, मैंने भी नहीं देखा। सज्जन सिंह को गुस्से में देखकर मैं पोटली लेकर अपने घर आ जाता हूँ। आजकल किसी का भलाई करने का ज़माना ही नहीं था। 7 कोस दूर मैं इस पोटली को लेकर आया और वो मुझे ही डांटने लगा और कहता है कि मैं उसे तुरंत वापस देकर आऊँ। तभी रंजन की पत्नी बोल पड़ी, छोड़िए ना, उसमें जो भी हो उसे हम रख लेते हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो उतनी देर उसे वापस लौटाने जाएगा। रंजन अपनी पत्नी को साफ साफ मना कर देता है। वो उसे वापस लौटाने के बारे में सोचता है। दूसरे का सामान उसे मिट्टी का सामान लगता था। रंजन की पत्नी को ना जाने क्या जीत थी। वो देखना चाहती थी कि बुढ़िया ने इस पोटली में ऐसा क्या कीमती चीज़ दी है। इसलिए रात को रंजन के सोने के बाद वो पोटली खोल देती है। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। इस पोटली में अजीब सा जादू टोने का सामान रखा हुआ था। रंजन की पत्नी सोच में पड़ जाती है, कहीं इसीलिए तो बूढ़े ने रंजन को वापस करने को नहीं कहा था। उस पुतले ने हूबहू रंजन की पत्नी के जैसे कपड़े पहने थे। उर्वशी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगली सुबह उर्वशी अपने पति को कहने लगी, जाइए जी, आप इस पोटली को उस बुढ़िया को देकर आइए और चाहे जो भी हो जाए आप एक पल भी वहाँ ठहरिएगा नहीं। तभी रंजन बोल पड़ा, तूने ये पोटली खोली थी क्या? उर्वशी घबराते हुए नहीं बोल देती है। रंजन वो पोटली लेकर घर से निकलकर अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि सज्जन सिंह के घर से रोने की आवाज़ें सुनाई दी।
सज्जन सिंह और उसकी पत्नी की बड़ी बुरी मौत हो गई। लगता था कि उसे कोई मारकर फांसी पर लटका दिया हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कमरा अंदर से बंद था। ऐसे कैसे हो सकता है भला? गांव वालों को कोई ऊपर का चक्कर लग रहा था। जिस तरह से उनकी मौत हुई थी, ये किसी इंसान का काम नहीं था। उन लोगों का शरीर ऐसे मरोड़ा था जैसे कोई कपड़े की गुड़िया को मरोड़ता हो। रंजन को गांव वाले की बात सुनकर एक झटका सा लग गया था। एक के बाद एक उसे सज्जन सिंह के कही हुई बातें और पोटली देखने के बाद डर से सफ़ेद पड़ा चेहरा नजर आ रहा था। रंजन सोच में पड़ गया। ना जाने क्या पहली थी इस पोटली की। कल पोटली दी और आज इनकी मौत हो गई। रंजन तेजी से बुढ़िया की बंगले की ओर चला जा रहा था। आज जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो पाया बंगले के दरवाजे पर एक ताला लटक रहा है और बंगला भी कुछ सुनसान सा नजर आया। रंजन अब बंगला और बुढ़िया का रहस्य जानना चाहता था, इसलिए वो ताला तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। बुढ़िया के कमरे में 3 नई काली गुड़िया लटक रही थी और उसमें से एक गुड़िया के कपड़े कुछ जाने पहचाने से नजर आ रहे थे। रंजन घबराकर उस बंगले से निकलकर बाहर सड़क की ओर आ जाता है। रंजन गांव वाले से पूछने लगा कि ये बुढ़िया कब तक आएगी। रंजन की बात सुनकर उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। रंजन को उस गांव वाले आदमी ने बताया कि यहाँ कोई नहीं रहता। इस बंगले में पिछले 50 सालों से ताला लगा था। ये बंगला एक भूत बंगला था। रात के समय इस बंगले के सामने कोई भी नहीं जाता था। गांव वाले की ये बात सुनकर रंजन के रीढ़ में ठंडक दौड़ने लगी। रंजन तभी डर से कांपने लगा। सभी गांव वालों का ये कहना था कि इस बंगले में एक डायन रहती थी जो सभी गांव वालों के साथ तरह तरह के टोने टोटके करती थी। वहाँ एक तांत्रिक था जो डायन की चोटी काट जला दिया था। तब से ये बंगला ऐसा ही पड़ा हुआ है। आज भी इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वो डायन दिखाई देती है और उस तांत्रिक का पता पूछती है। अपने सूखते हालात से रंजन ने एक आखिरी प्रश्न पूछा। रंजन गांव वाले से मदद मांगने लगा, उस तांत्रिक के बारे में पूछने लगा। लेकिन उस तांत्रिक ने इस डायन को मारने के बाद ये काम छोड़ दिया था और दूर किसी गांव में जाकर बस गया और किसी को भी नहीं पता था। रंजन बंगले से कुछ दूर तक आ गया था। उस आदमी के जाने के बाद रंजन को सब कुछ समझ आ गया था। सज्जन सिंह वही तांत्रिक था जिसे वो डायन ढूंढ रही थी और उसे मारने के लिए रंजन से इस पोटली में कुछ तंत्र का सामान भेजाया था जिससे सज्जन सिंह और उसकी पत्नी की जान ले ली। रंजन उस पोटली को कांपते हाथों से उठाकर घने जंगल में फेंककर अपने घर की ओर लौट जाता है। गांव आने के बाद उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसे उसकी पत्नी भी सज्जन सिंह की तरह रहस्यमय हालत में पंखे से लटकी हुई दिखाई देती है। पत्नी के जाने से रंजन पूरी तरह टूट गया था। वो हर पल ही खुद को उर्वशी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। आधी रात का समय था। रोते रोते शायद रंजन की आंख लग गई थी। तभी उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। रंजन दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने फिर से वही मनहूस पोटली दिखाई देती है। डर से रंजन पसीना पसीना हो रहा था। घबराकर वो इधर उधर देखता है। कुछ ही दूर पर पेड़ के पीछे काली कपड़ी वाली बुढ़िया पेड़ के पीछे से झांकती हुई उसे नजर आती है, क्योंकि जो पीछा छोड़ दी वो डायन नहीं